तो ऑल्टरनेटिंग करंट, ये एसी करंट का वन शॉट होगा। तो जल्दी से यहाँ से ध्यान दे दो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एसी करंट का ग्राफ विल बी ए साइन कर्व। तो क्योंकि ये साइन कर्व है तो इसको दो इक्वेशन से डिनोट करते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, बोथ आर करेक्ट। इन जनरली हम साइन ओमेगा टी यूज़ करते हैं। जहाँ पे ये वाला इक्वेशन है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट यानी किसी भी एक इंस्टेंट में, मान लो 7 सेकंड में या फिर 3rd सेकंड में या 5th सेकंड में, किसी भी एक इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू, जैसे इस ग्राफ में इस इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू कितना होगा, इसका आंसर देगा ये वाला इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, जहाँ पे आई नॉट वाला पार्ट डिनोट्स पीक करंट। ये डिनोट करता है पीक करंट, जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है। जैसे इस ग्राफ में पीक करंट, यहाँ पे एक पीक मिल रहा है और यहाँ पे एक पीक मिल रहा है, तो इस पीक का वैल्यू कितना है, दिस पीक इज आई नॉट, दिस पीक इज ऑल्सो आई नॉट। नेगेटिव में है पर करंट का हमें प्लस माइनस से कुछ मैटर नहीं करता। तो दिस इज पीक करंट आई नॉट। ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा 2π/t, बिकॉज यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो अगर एक यहाँ पे ग्राफ बना ले जल्दी से, तो ये हो गया करंट का ग्राफ। यहाँ पे होता है 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2π। तो 2π तक वेव अपना एक पूरा वेव कंप्लीट हो जाता है, 2π तक एक पूरा वेव कंप्लीट हो जाता है। तो सिंस एक पूरा वेव कंप्लीट हो रहा है, दैट्स वाई पूरा टाइम, पूरा एंगल कितना ट्रेवल किया, 2π। कितने टाइम पे, पूरा वेव का टाइम पीरियड को हम t कहते हैं, तो 2π/t इज ओमेगा, ये पहले से पता है। ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, 2π इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और इसको हम बाई टाइम को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो 2πf भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे ओमेगा क्या डिनोट करता है, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी इन दिस केस, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मतलब करंट के आगे जाने का स्पीड। ये जो करंट का ग्राफ आगे जाएगा ना कंटिन्यूअसली, दिस ग्राफ विल कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड, उस ग्राफ के फॉरवर्ड जाने का वेलोसिटी को हम कह रहे हैं ओमेगा, जो आता है फ्रॉम फेजर डायग्राम। सिमिलरली करंट भी, एसी करंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एसी वोल्टेज भी फ्लक्चुएटिंग है, एसी वोल्टेज इटसेल्फ इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग इन द सिमिलर मैनर। तो वहाँ पे भी इक्वेशन हम सेम यूज़ करेंगे, जहाँ पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, माने किसी भी एक इंस्टेंट में वोल्टेज कितना है, एंड दिस ई नॉट इज पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज। याद रखना, फॉर ए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक पूरे साइकिल में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल में इज ऑलवेज 0, ठीक है, बिकॉज एक में आता है प्लस, एक में आता है माइनस, तो एवरेज लोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अच्छा, ऑल दो एवरेज करंट इज 0, एक पूरे साइकिल में अभी अभी मैंने कहा है प्लस और माइनस मिला के पूरा करंट का वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा, बिकॉज एक प्लस करंट है एक माइनस करंट है। इट डज नॉट मीन दैट एवरेज पावर कंजम्पशन इज 0, ध्यान रखना, करंट 0 हो सकता है बट पावर कंजम्पशन 0 नहीं है, बिकॉज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है P इक्वल टू I²R, जहाँ पे I प्लस हो तो भी I²R होगा, I माइनस हो तो भी आंसर I²R ही आएगा। तो पावर 0 नहीं है, करंट इज 0 बिकॉज एक बार प्लस आई एक बार माइनस आई, बट पावर के फॉर्मूला में माइनस आई डालोगे तो भी प्लस होगा, प्लस डालोगे तो भी प्लस होगा। तो विच इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर आई इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दस जूल हिटिंग और पावर कंजम्पशन एसी करंट थ्रू ए रेजिस्टर, तो वहाँ पे जूल हिटिंग होगा यानी पावर कंजम्पशन होगा, याद रखना। करंट इज 0 बट पावर इज नॉट 0, एवरेज करंट इज 0 बिकॉज प्लस एंड माइनस टोटल 0 हो जाता है। देन देयर वॉज RMS। RMS क्या कहा था एग्जाम्पल, RMS का एग्जाम्पल दिया था कि देयर विल बी एन, एक DC सर्विस होगा, एक AC सर्किट होगा, जहाँ पे DC में अगर हम 4 ओम के रेजिस्टेंस को 4 वोल्ट के बैटरी पे लगा के 5 मिनट तक सर्किट पास करेंगे तो टेम्परेचर 25 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी जंप कितने का हुआ, 11 डिग्री सेल्सियस का। अगर वही सेम सर्किट पे 4 ओम, वही 4 ओम, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग DC वोल्टेज मैं कुछ AC का यूज़ करूँ, एंड इफ़ आई कैन अचीव वही 25 डिग्री से 36 डिग्री का जंप, यानी वही 11 डिग्री सेल्सियस का जंप इन 5 मिनट्स, तो यहाँ पे जो भी AC का करंट यूज़ होगा, मान लो 3 एम्पियर यूज़ हुआ था, और यहाँ पे जो भी ऐसे नहीं है इसको,
यहाँ पे जो भी एसी करंट के वजह से मुझे ये मिला, मतलब आई जो भी आई के वजह से मुझे ये वाला सेम जंप मिला, दैट आई विल बी इक्वल टू दिस करंट। यहाँ पे अगर 3 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे करंट 3 नहीं है, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट है, तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट है एंड वट एवर विद आई हियर, दैट आई विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, या फिर आई RMS भी बोलेंगे उसको। यानी व्हेन वी यूज़ द सेम सर्किट, जहाँ पे 4 ओम है, इसको 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया और 25 से 36 डिग्री का टेम्परेचर जंप हुआ 5 मिनट में, यानी ये रेजिस्टेंस 5 मिनट रन करने पे 25 डिग्री से 36 में चला गया, यानी 11 डिग्री का राइज। अगर वही सर्किट पे 5 मिनट के लिए मैं एसी सर्किट चलाऊँ या एसी वोल्टेज दूँ और वही सर्किट 25 डिग्री से 36 डिग्री तक जंप करे, यानी 11 डिग्री सेल्सियस का जंप, तो उस करंट को हम RMS करंट कहते हैं, जो इक्वल टू DC करंट होता है। इससे हेल्प ये होता है बिकॉज सिंस कहा था मैंने कि करंट AC का करंट लुक्स लाइक दिस, तो इसका वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत इम्पॉसिबल है बिकॉज वो हर मोमेंट में चेंज होता है, तो हम उसका एवरेज लेते हैं। उस एवरेज को हम कहते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर एवरेज। तो लेने का टेक्निक क्या है, फिजिकल टेक्निक दिस, दो सर्किट, सेम रेजिस्टेंस, सेम टाइम एंड सेम टेम्परेचर जंप, तो जो भी AC पे जो भी करंट यूज होगा दैट करंट विल बी इक्वल टू DC करंट या IRMS। तो वो था IRMS का डेफिनेशन, दिस इज IRMS, और इसको IV से भी डिनोट कर सकते हो। अब आता है इसका प्रूफ। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग AC वाले पार्ट से, ठीक है, AC से स्टार्ट करके DC तक पहुँचेंगे। तो देखो बेसिकली करना क्या था, हमें दोनों साइड का हीट कंपेयर करना था ना, AC एंड DC साइड का हीट शुड भी सेम, तो वही करेंगे, पहले AC साइड से हीट निकालेंगे, फिर DC साइड से हीट निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। AC का हीट, DC का हीट, बोथ शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। AC करंट गिवन है। अब फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस R इन स्मॉल टाइम dt, तो छोटे टाइम पे छोटा हीट होना चाहिए। हीट का फॉर्मूला है H इक्वल्स टू I² RT, छोटा हीट फॉर छोटा टाइम। यहाँ पे I का वैल्यू यहाँ से यहाँ बिठा देंगे, I का स्क्वायर, विच गिव्स यू दिस इक्वेशन। अब हमें एवरेज निकालना है, एवरेज हम लेंगे फॉर हाफ टाइम पीरियड, बिकॉज AC एवरेज जो भी लेंगे तो हम आधा टाइम पीरियड के लेंगे, बिकॉज AC पहला टाइम पीरियड एंड दूसरा टाइम पीरियड इज एग्जैक्टली सेम, तो हम आधा टाइम के लिए निकालेंगे, यानी 0 से लेके T हो गया ना कंप्लीट वेव, तो आधा टाइम पीरियड कहाँ तक होगा, यहाँ तक। तो हम एक कर्व का निकाल लेंगे बस, बिकॉज इसका और इसका दोनों का निकालोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो हम सिर्फ आधे पार्ट का निकालेंगे, जस्ट दिस हाफ। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम 0 टू कंप्लीट T, हम सिर्फ 0 से T/2 तक जाएंगे, बिकॉज एवरेज है तो आधा निकालेंगे हम। तो हमने गए यहाँ तक गए, हम 0 से T/2 तक का टाइम पीरियड चूज़ किया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लो, 0 से T/2 I² जैसे यहाँ पे इक्वेशन है वहाँ पे बिठा दो। यहाँ पे I0² इज पीक करंट टाइम के साथ साथ थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो रहा है, देखो पीक करंट टाइम के साथ साथ कोई चेंज नहीं है, इट्स ऑलवेज द सेम। तो पीक करंट टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पीक करंट हमेशा सेम रहेगा। पीक करंट बाहर, रेजिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस बाहर। अब ये वाला टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब sin² ω/t dt को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 ω/t/2। अब यहाँ से dt एक बार, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ माइनस cos 2 ω/t/2 dt। तो यहाँ से dt एक बार हाफ के साथ जाएगा, dt एक बार इसके साथ जाएगा, तो dt हाफ के साथ चला गया यहाँ पे, और हाफ, अच्छा एक बार हम हाफ कॉमन भी ले सकते हैं, सिंस दोनों में हाफ है तो हाफ बाहर ही ले लो एक ही बार में। तो यहाँ से पूरा हाफ बाहर ले लो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, पूरा 2 बाहर ले लो, तो आगे इक्वेशन ऐसा। अगर पूरा 2 बाहर जाएगा तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 1 - cos 2 ω/t dt। अब dt जाएगा एक बार 1 के साथ, dt एक बार जाएगा cos 2 ω/t t के साथ। तो dt एक बार पहले वाले टर्म के साथ गया, तो ये आ गया 1 के साथ, उसके बाद dt गया cos 2 ω/t dt के साथ। अब यहाँ से मैंने कहा था कि एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए ये यहाँ से थोड़ा याद कर लो। अब हम करने के वाले हैं, अब हम दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे सॉल्व किया और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे सेपरेटली यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से T/2 का लिमिट हमने पहले ही चूज़ किया था, यहाँ से T/2 अपर लिमिट T/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो आंसर है सिर्फ T/2। अब जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जाओगे तो cos 2 ω/t dt का इंटीग्रेशन, इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख लो एग्जाम पर्पसेस के लिए। वी नो
दिस पार्ट इक्वल टू 0। तो ये याद रख लो, वरना यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आंसर देखना, दोनों वैल्यू बिठाने के बाद इट कम्स आउट टू बी 0। अब जब दोनों वैल्यू जाके सब्सटीट्यूट करोगे, इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो ये तो 0 हो गया, दिस पार्ट इज ऑलरेडी 0, अंडरलाइन मतलब ये कर्व वाला पार्ट 0 हो गया, दिस पार्ट इज टोटली 0, तो बस ये रहेगा। तो यहाँ से बस t/2 माइनस 0 माइनस सिर्फ ये वाला पार्ट रहा। अब ये पार्ट आया AC करंट के लिए, अभी तक हम AC का सॉल्व कर रहे थे। अब बाय डेफिनेशन RMS करंट का हीट ये आता है, बिकॉज RMS हम मेजर कर रहे हैं। याद करो RMS जब मेजर कर रहे थे, इसको मैं कह रहा था कि दिस विल बी माई RMS वैल्यू, दिस करंट विल बी माई RMS वैल्यू। अब दोनों केसेस में वी वर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तो जब RMS मेजर करेंगे तो हम टाइम भी वही चूज़ करेंगे जो पहले किया था। पहले कितने टाइम के लिए किया था, t/2। अभी भी कितने टाइम के लिए RMS कैलकुलेट करेंगे, t/2। तो दिस RMS पार्ट विल बी फॉर द DC पार्ट। तो यहाँ पे हमने IV यानी IRMS पहले कहा था मैंने, IV एंड IRMS आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे IV² जो एच का फॉर्मूला है टाइम t/2। अब बाय क्वेश्चन दोनों सेम होने चाहिए, दिस वाला हीट और ये वाला हीट दोनों सेम होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब जैसे ही दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ से हम R कैंसिल, TT कैंसिल, 2 कैंसिल, बाकी साइड चेंज करके ये आ गया, रूट वहाँ पे ले लो तो आ गया तुम्हारा इक्वेशन, यानी IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब जाओ सेकंड केस में, सिमिलरली हम वोल्टेज के लिए भी दिखा सकते हैं कि ERMS इज इक्वल्स टू E0/√2। अब ये हो गया ग्राफ RMS करंट एंड पीक करंट का। तो यहाँ पे देख लो RMS करंट और पीक करंट का ग्राफ। तो बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन यही है कि ये ग्राफ जो डिनोट कर रहा है, जो RMS करंट डिनोट कर रहा है, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ। यहाँ पे देख सकते हो दिस लाइन इज RMS करंट, जो एवरेज है इस पूरे ग्राफ का, एक एवरेज वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर एवरेज, नॉट जस्ट योर एवरेज बट रूट मीन स्क्वायर एवरेज। तो इसका वैल्यू देखो स्ट्रेट है, इट इज़ नॉट फ्लक्चुएटिंग। तो ये वाला वैल्यू हमारे लिए यूज़ करना ईजी है, बिकॉज दिस वैल्यू इज स्टेगनेंट। तो कोई भी मुझे पूछे कि RMS वैल्यू क्या है, हम झट से कह सकते हैं, बिकॉज दिस वैल्यू इज ऑलवेज सेम। बाकी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। नेक्स्ट, ओके। तो RMS और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एन AC सेम इवन फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो ये तो अभी दिखाया मैंने कि RMS वैल्यू हमेशा सेम रहता है। द हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज, जो घर का वोल्टेज है, वो होता है 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट इज आवर RMS वोल्ट, ERMS 220 वोल्ट इज एन RMS वैल्यू विथ ए पीक वोल्टेज ऑफ 311। तो घर का जो पीक वोल्टेज होता है वो 311 होता है, और घर का जो RMS वैल्यू होता है वो 220 होता है, यानी एवरेज। बिकॉज तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 311, देन बैक टू 0, देन बैक टू -311। तो तुम्हारे घर में जो हो रहा है ना, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ये वाला गेम खेल रहा है कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड, एक सेकंड में 60 टाइम्स। 0 से जा रहा है पहले 311 तक, फिर 311 से 0, देन इट इज़ गोइंग टू 0 से -311, देन 311 से बैक टू 0। ये हर सेकंड में हो रहा है 60 टाइम्स। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग है। तो घर में हम जो वोल्टेज यूज़ करते हैं दैट इज़ RMS वोल्टेज 220, जो इसका एवरेज होता है, रूट मीन स्क्वायर एवरेज। अच्छा, in fact the RMS current is equivalent to DC current that would produce the same average power loss as the alternating current, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये RMS क्या होगा, this RMS will be equal to this DC current, same resistance for same time same temperature। तो जो भी करंट यूज करोगे that will be equal to this DC current, यानी RMS current। नेक्स्ट पार्ट, फेजर डायग्राम अभी नहीं चाहिए, फेजर डायग्राम तो बाद में। AC थ्रू रेजिस्टर। तो हमारे पास एक रेजिस्टर वाला सर्किट है, यहाँ पे R है, यहाँ पे AC वोल्टेज है। याद रखना AC वोल्टेज ऐसे ड्रॉ करते हैं, करंट इज गोइंग I। यहाँ पे E को कैसे डिनोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू I इंटू R। अब I इक्वल्स टू E/R। E के जगह ऊपर वाले से यहाँ से E के इक्वेशन बिठा देंगे, तो E0/R। अब पीक वोल्टेज, छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 5 वोल्ट और 11 वोल्ट दोनों में अगर मैं लगा दूँ रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट 11 नहीं और ज़्यादा ले लेते हैं, 5 और 15 वोल्ट। अब दोनों में अगर सेम रेजिस्टेंस यूज़ करूँ 5 ओम का, तो ऑब्वियसली द 15 विल गिव मी अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कंपेयर टू दिस वन।
तो तुम एक ऐसी सर्किट में जितना ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करो करंट उतना ज़्यादा हो रहा है। तो इफ़ आई एम यूजिंग पीक वोल्टेज, यानी इससे ज़्यादा वोल्टेज तो मैं ले नहीं सकता मेरे सर्किट में। इफ़ आई एम यूजिंग पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस विल गिव मी पीक करंट, बिकॉज इससे ज़्यादा बड़ा करंट मिलना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू हैव यूज्ड द मैक्सिमम वोल्टेज दैट यू हैव। तुम्हारे घर का आने वाला मैक्सिमम वोल्टेज यानी 311 तुमने यूज़ कर लिया, इससे ऊपर तुम्हारे पास 312 का ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे? तो 311 तुम्हें जो भी करंट देगा दैट विल बी योर पीक करंट। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे, यहाँ से आगे इक्वेशन। तो हमने स्टार्ट किया था वोल्टेज से, इक्वेशन बन गया आई करंट का। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे आई के साथ जो ओमेगा टी है दैट इज़ योर थीटा। पहले ही हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। सो योर थीटा वाला पार्ट यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यानी थीटा इज सेम इन बोथ द केसेस, यानी करंट और वोल्टेज दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, दोनों में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। याद रखना इस थीटा को फेज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर गोइंग इन द सेम फेज। तो बोथ आर गोइंग इन द सेम फेज। तो यहाँ पे देख सकते हो ईएमएफ का यानी वोल्टेज का ग्राफ एंड करंट का ग्राफ, देखो दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुए हैं और दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। वैल्यू डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू थोड़ी सेम होगा, बट दोनों ग्राफ आर मूविंग इन द सेम फेज, एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही साथ खत्म हो रहे हैं। इसको बोलते हैं सेम फेज में जाना। यू आर स्टार्टिंग टुगेदर, एंडिंग टुगेदर, सेम फेज। फेजर डायग्राम में देखो, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का टेक्निक मैंने कहा था कि ऑलवेज स्टार्ट विथ कोई भी एक्स एक्सिस में, यहाँ पे मान लो दिस इज योर ब्लू लाइन इज योर करंट एंड देयर इज अनदर ग्रीन लाइन दैट इज योर वोल्टेज। करंट को कितना उठाना था? करंट का एंगल था ओमेगा टी, सो करंट विल गो अप टू ओमेगा टी। तो करंट कितना ट्रेवल किया? ओमेगा टी। वोल्टेज का भी एंगल ओमेगा टी है, तो वोल्टेज कितना ट्रेवल करेगा? अप टू ओमेगा टी। तो दोनों सेम लाइन में आ गए, ओमेगा टी एंगल। अब पावर का ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे बिठा दो, इसमें स्क्वायर होगा आई नॉट स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर ओमेगा टी आर। वी नो दैट फॉर एवरेज एसी साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू हाफ होगा। एवरेज एसी कंप्लीट एसी साइकिल, यानी एक कंप्लीट एसी साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है, यानी पूरे टाइम के लिए, पीरियड के लिए, टी के लिए, यानी 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू होगा वो होगा हाफ। तो 10 एवरेज पावर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हाफ बिठा दो, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर। दिस इज ये तक, यहाँ तक हो गया। ओम्स लो जो इक्वली वेल फॉर एसी एंड डीसी काम करता है, तो ध्यान रखना ओम्स लो एसी में भी काम करता है, डीसी में भी काम करता है। अब एसी थ्रू एन इंडक्टर, इंडक्टर हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए। इंडक्टर इज दिस, जिसके थ्रू करंट जाने पे ये बैक ईएमएफ क्रिएट करता है, यानी ओपोज करता है। तो वही वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे। ये इंडक्टर लगा दिया, वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया। अब वोल्टेज दे रहे हैं हम दिस, जैसे ये वोल्टेज यहाँ से पास होगा इंडक्टर इस वाले करंट को ओपोज करेगा। इंडक्टर विल ट्राई टू ओपोज दिस करंट। अब इंडक्टर ओपोज करने के लिए इट विल क्रिएट ए वोल्टेज। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ये वोल्टेज क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये अकॉर्डिंग टू लास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट, सेमी सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट, ये जो ओपोज करेगा उस ओपोजिशन का वोल्टेज होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ज़रा सोच के देखो, इस सर्किट में और कोई है नहीं, अब तुम ओपोज कर रहे हो इसको, तो तुम इसको कितने वोल्टेज से ओपोज करोगे? अगर 5 वोल्ट तुम्हारे पास आएगा तो तुम -5 से ओपोज करोगे, अगर 6 वोल्ट तुम्हारे पास आएगा तो तुम -6 से ओपोज करोगे, यानी नेट वोल्टेज विल ऑलवेज बी 0। नेट वोल्टेज विल ऑलवेज बी 0, ये 5 है, नेट वोल्टेज विल ऑलवेज बी 0। तो हमने यहाँ पे वही किया है, एक्चुअल वोल्टेज यानी ये वाला ई प्लस मेरा इसका ई यानी बैक ईएमएफ जो इसने ओपोज करने के लिए क्रिएट किया है, दोनों ऐड करके 0 मिलना चाहिए। यहाँ से साइड चेंज कर लो, ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से हमें डी आई का इक्वेशन मिल गया ई एल बाई डी टी, साइड चेंज करके। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, ऊपर से जाके ई का वैल्यू बिठा दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे डाल दिया। अब ई नॉट बाई एल, दोनों साइड को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बिकॉज के डी आई है छोटा करंट, मुझे टोटल करंट चाहिए, इंटीग्रेट कर लो। ई नॉट पीक वोल्टेज कांस्टेंट, एल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट ये भी कांस्टेंट है, ये थोड़े टाइम के साथ साथ मेरा इक्विपमेंट चेंज हो जाएगा, ये सेम चीज़ रहना है, तो एल इज ऑल्सो कांस्टेंट।
अब साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, याद रखना साइन एम एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एम एक्स बाई एम, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ से यहाँ तक हो गए। उसके बाद नीचे वाला ओमेगा बाहर लेके चले गए, तो ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को देखो, वी कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब दोनों साइड में एक माइनस लगा दो, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, तो हम कह सकते हैं कि साइन माइनस अंदर जाएगा तो थीटा माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने लिखा है कि कॉस ओमेगा टी को हम कॉस थीटा माइनस पाई बाई टू, यानी 90 माइनस माने 90 माने पाई बाई टू, ओमेगा टी यानी थीटा, तो ओमेगा टी ओमेगा टी। अब नाउ ओमेगा हैज़ गॉट यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंस। नो ओमेगा नहीं, 1 बाई ओमेगा एल, ठीक है। नाउ 1 बाई ओमेगा एल हैज़ गॉट यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज़ कॉल्ड, नहीं सॉरी ओमेगा एल, हाँ, omega L has got units of resistance and it is called reactance of the inductor और inductive reactance। omega L का जो यूनिट होता है वो रेजिस्टेंस के साथ मिलता है, यानी ओम के साथ मैच होता है, तो इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर मानते हैं। एक सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, इंडक्टर एक ऐसा सर्किट है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर, एक ऐसा पूरा एक कंपोनेंट। अब इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि करंट इसके अंदर जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा, बट अगर करंट को इसके अंदर जाना है, अगर करंट को इसके अंदर जाना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑब्वियसली इंडक्टर किसी मटेरियल से बना है, तो इसके अंदर जैसे ही तुम जाओगे मटेरियल का अपना एलिमेंट्स या अपना इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें टक्कर मारेगा, कोलिशन होगा, रेजिस्टेंस देगा, यानी इंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है, और उस रेजिस्टेंस को आर से ना डिनोट करके वी डिनोट इट यूजिंग ओमेगा एल, जहाँ पे ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एल है इंडक्टेंस। तो एक इंडक्टर के अंदर जब चलने जाओगे तो इंडक्टर के अंदर के मॉलिक्यूल्स, कॉपर होगा तो कॉपर, एल्यूमिनियम से बना होगा तो एल्यूमिनियम, उनसे टक्कर खा के तुम्हें जो रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओमेगा एल, और ओमेगा एल को हम डिनोट करते हैं यूजिंग एक्सएल। ओमेगा एल इज डिनोटेड यूजिंग एक्सएल, देयरफॉर हम एक्सएल लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा एल की जगह एक्सएल, एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फर्दर क्योंकि हम यहाँ पे पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस कर रहे हैं, एक्सएल रेजिस्टेंस है, तो पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करोगे तो तुम्हें पीक करंट मिलना है, तो यहाँ पे पीक करंट यहाँ पे डाल दो, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन पे ध्यान से देखो, हमने स्टार्ट किया था जब अब वोल्टेज का एंगल था ओमेगा टी, और जब ख़त्म कर रहे हैं करंट तो करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो गया, यानी करंट इज़ लैगिंग बिहाइंड, करंट पीछे चला गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दैट ऑल्टरनेट करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, यानी ऑल्टरनेट करंट वोल्टेज के पीछे पीछे चल रहा है। यानी अगर एक बल्ब लगा दे सर्किट पे और देयर इज ऑल्सो इंडक्टर इन द सर्किट, तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज कंपोनेंट है, तो अगर ग्रीन वाला मेरा वोल्टेज है तो वोल्टेज बहुत पहले जा चुका है, वोल्टेज ये पूरा पाथ कंप्लीट करके बल्ब तक पहुँच चुका है। कौन पहुँच चुका है? वोल्टेज, बट करंट नहीं आ पा रहा है। करंट यहाँ तक आया है, उसके बाद इंडक्टर ने करंट को अपोज किया है, यहाँ तक उसने अपोज किया है इंडक्टर ने करंट को, इस चक्कर में करंट थोड़ा डिले हो गया है, बिकॉज करंट को थोड़ा टाइम लगा इस अपोजिशन को ओवरकम करके फिर आगे जाने में, इसीलिए करंट इज लैगिंग बिहाइंड। और कितना पीछे चल रहा है करंट? पाई बाई टू पीछे चल रहा है। वोल्टेज को उसने अपोज नहीं किया, करंट को अपोज करता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे अगर ये ग्राफ ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो करंट का ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट का वोल्टेज का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर करंट का ग्राफ, करंट का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो करंट पाई बाई टू, सॉरी ये उल्टा ड्रॉ किया, अरे पाई बाई टू पीछे चल रहा है ना, सॉरी, वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट इसको पीछे लेके आओ, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाई टू पीछे से, जीरो है ना, पाई बाई टू पीछे से, तो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वोल्टेज पहले पहुँच रहा है, करंट अभी भी वहाँ तक नहीं आ पाया है, तो वोल्टेज मूव्स फास्टर। इसको अगर तुम मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे, एक सिमिलर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे,
तो जस्ट टू मेक दिस थिंग्स क्लियर, वोल्टेज ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, करंट ये दिस वन से, दोनों में वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये हो गया 0 दोनों का, फिर आएगा π/2 दोनों का, फिर आएगा पाई दोनों का, फिर आएगा दोनों का 3π/2, फिर आएगा दोनों का 2π। अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो वोल्टेज पहले शुरू हो जाएगा, दोनों साथ में होंगे बट दिखा मैं साथ में नहीं सकता इसीलिए कह रहा हूँ। वोल्टेज स्टार्ट हो चुका है, वोल्टेज यहाँ तक पहुँच चुका है, तब तक करंट ज़ीरो रहेगा। करंट अभी तक ज़ीरो है, वोल्टेज जब यहाँ तक पहुँच गया है करंट ऑलरेडी ज़ीरो है। जब वोल्टेज यहाँ पहुँच गया है तो वहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है, तो करंट अब यहाँ से स्टार्ट होकर आगे जा रहा है, और वोल्टेज उससे पहले ही शुरू हो चुका है। वोल्टेज यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच गया था जब करंट शुरू हो रहा है, अब वोल्टेज यहाँ से आगे जाएगा। तो इस चक्कर में करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट π/2 पीछे पीछे चल रहा है। करंट जब वोल्टेज यहाँ तक पहुँच गया था तब करंट शुरू भी नहीं हुआ था, पूरा ज़ीरो था, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड। उन दोनों ग्राफ को कंबाइन करके ये वाला ग्राफ बनाए। अब फेजर डायग्राम में वही कहानी, दोनों को पहले यहाँ से स्टार्ट करो, आई एंड ई को। ई को कितना ट्रेवल करना है, ई को ω t ट्रेवल करना है, तो ई आ गया यहाँ पे ω t ट्रेवल करके, बिकॉज ई का एंगल ω t था। अब करंट के स्टोरी पे आओ, करंट को कितना ट्रेवल करना है, करंट को ट्रेवल करना है ω t - π/2। तो करंट पहले तो ω t तक जाएगा, करंट पहले ω t तक जाएगा, फिर यहाँ से उसको π/2 माइनस में जाना है, यानी π/2 पीछे जाना है, तो करंट यहाँ पे आ जाएगा π/2 पीछे। तो करंट पहले गया ω t, फिर ω t से π/2 पीछे, बिकॉज ω t - π/2, तो ω t से π/2 माइनस, तो करंट फर्स्ट ω t फिर π/2 माइनस, तो करंट आ गया यहाँ पे। तो तुम्हें अल्टीमेटली ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसा। तो इट में भी पॉइंटेड आउट द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो E0/XL गिव्स यू पीक करंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल्स टू ω/L, जहाँ पे ओमेगा को हम 2πf भी लिख सकते हैं, पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इज 0 फॉर DC। अब देखो जो XL होता है ना इंडक्टर का रेजिस्टेंस, वो 0 होता है DC के लिए, बिकॉज DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। DC का ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, AC की तरह उस पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कोई मूवमेंट नहीं है। DC का फ्रीक्वेंसी इज 0, तो अगर F की जगह 0 डालोगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 0। यानी इंडक्टर DC करंट को अपोज करता ही नहीं, वो उसको ईजिली पास होने देता है, जबकि AC करंट को बहुत अपोज करेगा, वो DC को अपोज करता ही नहीं है वो। In other words, inductor offers an easy path to DC and a resistive path to AC. AC through कैपेसिटर, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे AC लगा दिया सर्किट। अब देखो सर्किट पे वोल्टेज दे रहे हैं E, तो E इक्वल्स टू E0 sin ω t। अब हमें पता है कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना लग रहा है, V इक्वल्स टू Q/C, चैप्टर 2 से। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो कैपेसिटर अपने दोनों हाथों से बैटरी को वोल्टेज को टच कर पा रहा है, यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज इक्वल होना चाहिए इन दोनों का, बिकॉज दे आर पैरेलली कनेक्टेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि V विल बी इक्वल टू E, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो V की जगह लिख सकते हैं QC और E की जगह E। यहाँ से हमने साइड चेंज करके Q इक्वल्स टू C, E की जगह E0 sin ω t यहाँ पे डाल दिया। अब Q से हमें करंट पहुँचना है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू T, बिकॉज dQ/dt इक्वल्स टू I, तो उनको T के टाइम के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि मुझे करंट चाहिए। तो dQ/dt dt ऑफ CE, कैपेसिटेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो एक फिक्स्ड इक्विपमेंट है, वो जो बाजार से खरीद के लाया, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। E0 पीक वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो ग्राफ में हमेशा कांस्टेंट रहता है। ग्राफ का पीक हमेशा सेम रहेगा, टाइम के साथ साथ पीक में कोई चेंज नहीं होता। सो E0 दोनों को बाहर लेके चले गए, और dt ऑफ sin ω t, ddx ऑफ sin mx इज इक्वल्स टू m cos mx, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ से dt ऑफ sin ω t का आंसर आएगा cos ω t ओमेगा। यहाँ से ओमेगा और c को नीचे लेके जाएंगे 1/ωc फॉर्म में, दिट इज़ द सेम थिंग। E इक्वल्स टू 1/AB और E इक्वल्स टू AB, E इंटू EAB लिखना, इट इज़ द सेम थिंग, घुमा फिरा के उसको ऊपर ही जाना है।
तो हमने लिखते हुए ऐसे उल्टा करके लिखा है। तो यहाँ पे आ गया इक्वेशन ऐसा ई नॉट 1/ωc। अब कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये तो पहले से ही है, साइन 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस थीटा कर दिया। अब 1/ωc हैज़ गॉट द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट और रेजिस्टेंस का यूनिट सेम होता है, तो इसको बोलेंगे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। कैपेसिटर का एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाने में जो रेजिस्टेंस फेस होगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन को, दैट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय 1/ωc, और इसको डिनोट करेंगे XC वाले टर्म से। तो 1/ωc को रिप्लेस कर दिया XC से, 1/ωc को रिप्लेस किया XC से, XC से। अब फर्दर अगर पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें पीक करंट मिलना चाहिए, पीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज तो मैक्सिमम करंट। ये आ गया मेरा नया इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन फॉलोज दैट अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द EMF बाय एन एंगल π/2, यानी अभी करंट π/2 पहले पहले चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। वोल्टेज ओमेगा टी है, करंट ओमेगा टी से भी π/2 आगे है। यानी अगर इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो अगर सिमिलरली मैं ग्रीन वाला वोल्टेज, if I use green for voltage and blue for current, तो ये हो गया मेरा दोनों का 0, फिर आएगा दोनों का π/2, फिर दोनों का पाई, फिर दोनों का 3π/2, फिर दोनों का ट्वाइस पाई। अब जब इन पे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज पीछे चल रहा है, करंट पहले चल रहा है, तो करंट तुम्हारा चालू हो गया होगा, करंट विल ऑलरेडी बी हियर, वोल्टेज तब 0 दिखाएगा, वोल्टेज चालू ही नहीं हुआ है, 0, वोल्टेज यहाँ तक पूरा 0, वोल्टेज यहाँ से चालू होगा, तब तक करंट ऑलरेडी आगे जा चुका है, वोल्टेज यहाँ से जाएगा। अब अगर करंट पे आओगे तो करंट ऑलरेडी यहाँ तक, जब वोल्टेज 0 था करंट ऑलरेडी π/2 आगे जा चुका है, अब करंट यहाँ से आगे जाएगा, तो करंट इज ऑलरेडी π/2 अहेड, वोल्टेज पीछे पीछे चल रहा है। तो इसी ग्राफ को यहाँ पे कंबाइन करोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब इसका फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फेजर डायग्राम के लिए पहले जो टेक्निक कहा था वही टेक्निक फॉलो करेंगे। एक्सिस बना लो पहले, और पहले इसमें वोल्टेज को भी यहाँ पे रखेंगे, करंट को भी यहाँ पे रखेंगे साथ में। पहले इनिशियली समझने में इजी होता है, इनिशियली साथ में रख लो। अब करंट को कितना, वोल्टेज को कितना जाना है, वोल्टेज शुड ट्रेवल ओमेगा टी, तो वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ओमेगा टी ट्रेवल करके वोल्टेज यहाँ से यहाँ चला गया। अब करंट का बारी, करंट को कितना ट्रेवल करना है, करंट को पहले तो ओमेगा टी ट्रेवल करना है, यानी करंट पहले यहाँ से ओमेगा टी तक तो जाएगा ही, यानी करंट पहले यहाँ पे आ गया, फिर उसको और π/2 जाना है, तो यहाँ से और π/2 आ गए, तो करंट यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो करंट हैज़ ट्रेवल्ड, तो करंट हैज़ ट्रेवल्ड ओमेगा टी फिर और π/2, तो ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये हो गया मेरा करंट का इक्वेशन, फेजर डायग्राम, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट पार्ट, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज E0/x0, तो ये तो ऑलरेडी हो गया, XC 1/ωc, ओमेगा को 2πfc लिख सकते हैं। ये वैल्यू फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा फॉर DC, यानी DC के लिए ये वाला रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज DC का फ्रिक्वेंसी 0 है, 1/0 इज इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर DC करंट को जाने ही नहीं देगा, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी पहुंच रहा है, जबकि AC के लिए इट इज़ अ स्मॉल वैल्यू। इन अदर वर्ड, कैपेसिटर सर्व एज ए ब्लॉक, यानी स्टॉपेज फॉर DC एंड ऑफर्स ए इजी पाथ टू AC। तो इंडक्टर का उल्टा करेगा कैपेसिटर। अब आएंगे हम लोग LCR सर्किट पे, LCR का सीरीज सर्किट। याद रखना LCR इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट, बिकॉज इसमें रेजोनेंस की वजह से करंट मैक्सिमम पहुंच सकता है, तो इस तरह के सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे LCR,
एलसीआर में 3 कंपोनेंट लगाएंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। और ये हो गया मेरा एसी वोल्टेज, करंट आई, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो तीनों में सेम करंट जाएगा। एल के अक्रॉस वोल्टेज है वी एल, सी के अक्रॉस मतलब सी के अक्रॉस वोल्टेज है वी सी, एल के अक्रॉस है वी एल, आर के अक्रॉस है वी आर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल, वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी, वी आर इक्वल्स टू आई आर। तो ये तीनों के मुझे वोल्टेजेस मिल गए। अब एक्स एल का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, ओमेगा एल एक्स सी इज़ 1 बाई ओमेगा सी, वी ऑलरेडी नो दैट। एक्स एल यानी ओमेगा इंटू एल, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, एक्स सी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। अब इसके बाद जब अब आते हैं ग्राफ में। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान दो, कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप, ड्रॉ द एक्सिस। उसके बाद ड्रॉ करंट। करंट हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ये आ गया मेरा करंट। अब मेरे पास 3 वोल्टेज हैं, वी एल, वी सी एंड वी आर। वोल्ट रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट में फेस का कोई डिफरेंस नहीं होता एंगल में, बोथ आर सेम एंगल। तो आई यहाँ पे है तो वी आर भी यहीं पे होगा। तो वी आर ड्रॉ कर रहे हैं ऑरेंज से, सो दिस विल बी माई वी आर इन द सेम लाइन। अब आते हैं वी एल में। इंडक्टर के केस में करंट पीछे चलता है, वोल्टेज पहले चलता है। तो करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज उससे आगे चलना चाहिए। कितना आगे? पाई बाई 2 आगे। तो पाई बाई 2 आगे, तो पाई बाई 2 आगे माई वी एल विल बी यहाँ पे। ये हो गया मेरा वी एल, पाई बाई 2 आगे। अब आते हैं वी सी पे। कैपेसिटर, कैपेसिटर में वी सी कहाँ पर चलेगा? पाई बाई 2 पीछे। तो वी सी यहाँ पे चल रहा है, वी सी पाई बाई 2 पीछे। तो वी सी इज़ गोइंग पाई बाई 2 पीछे, बिकॉज हमें याद है कैपेसिटेंस में करंट पहले होता है, वोल्टेज पीछे, तो पाई बाई 2 पीछे। अब ये हो गया ग्राफ। अगर मेरा वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, वी एल अगर ग्रेटर देन वी सी हो तो वी एल से वी सी माइनस करेंगे, या वी एल और वी सी का रिजल्टेंट वी एल के डायरेक्शन में होगा, बिकॉज वी एल वी सी से बड़ा है। तो इन दोनों के रेस में ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, वी एल जीतेगा। तो नेट इज़ अलोंग वी एल। इसका वैल्यू क्या होगा? वी एल माइनस वी सी। अब वी एल माइनस वी सी हो गया, इन दोनों का हो गया वी एल माइनस वी सी, और अभी वी आर बाकी है। तो वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट ये जाएगा इन दोनों के बीच में से, तो ये हो गया ई। तो दिस इज़ योर ई, जो वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट है। वी आर और आई इन द सेम डायरेक्शन, वी एल आई से पाई बाई 2 पहले, वी सी आई से पाई बाई 2 पीछे, और वी एल ग्रेटर है तो वी एल माइनस वी सी वी एल की तरफ। अब ई एक कुछ एंगल बना रहे हैं, मान लो इस एंगल को फाई। अब यहाँ तक हो गया मेरा पार्ट ख़त्म। याद रखना पहले करंट ड्रॉ करेंगे उसके बाद बाकी। तो दिस इज बेसिकली एलसीआर में वी आर ड्रॉइंग 3 ग्राफ्स इन 1 प्लेस। अब आगे यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस इक्वल्स टू ओ इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए ई और ओ डी आर द सेम थिंग। वैल्यू बिठाएंगे, ओ ए मतलब वी आर स्क्वायर, ए ई मतलब वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पे वी आर वी एल वी सी तीनों के वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देंगे। आई कॉमन लेके बाहर, तो आई बाहर आ गया, अंदर ये रह गया। अब इट इज़ ई आई दिस, इसको थोड़ा साइड वाइड चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई बाई दिस। अब हमें ऑलरेडी पता है कि करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहाँ पे आई मैच हो गया, वी मैच हो गया, तो मैंने नीचे वाला पार्ट क्या डिनोट करेगा? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ एल सी आर इन सीरीज। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एल सी आर इन सीरीज इज कॉल्ड जेड, यानी इम्पिडेंस। वहाँ से हमें जेड का इक्वेशन मिल गया, इम्पिडेंस का इक्वेशन। एक्स एल और एक्स सी का वैल्यू पहले से पता है, वो यहाँ पे बिठा दो, काम खत्म। अब टेन फाई इक्वल्स टू ए ई बाई ओ ए, चेक करो यहाँ पे टेन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए ई बाई ओ ए बेस। ए ई मतलब वी एल माइनस वी सी, ओ ए मतलब वी आर। ए ई मतलब वी एल माइनस वी सी, ओ ए मतलब वी आर। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज बिठा दो, आई कॉमन कैंसिल, आई यहाँ से दोनों पे कॉमन, आई कैंसिल, आ गया इक्वेशन ये। द इक्वेशन ऑफ फेज एंगल बाय विच अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड्स। ध्यान रखना
LCR सर्किट में बाई फाई से EMF लीड करता है करंट को। देखो EMF लीड कर रहा है, मैंने कहा था हमेशा कि कौन पहले, हमेशा स्टार्टिंग हम इस डायरेक्शन से करेंगे। अब इस डायरेक्शन में VL पहले आ रहा है तो VL इज़ लीडिंग, E पहले आ रहा है तो E इज़ लीडिंग, उस हिसाब से चलता है। तो इस सेक्शन में देखो नेट वोल्टेज ये है और नेट करंट ये है। इस यहाँ से स्टार्ट करने पे पहले कौन आ रहा है, करंट वोल्टेज, फिर आता है करंट, तो वोल्टेज इज़ लीडिंग। और कितने एंगल से लीड कर रहा है, 5 एंगल से। तो यहाँ पे नीचे कुछ, द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस ऑफ एन एनसीआर सर्किट इज कॉल्ड एडमिटेंस, तो वो तो हमें पता ही है। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस, तो इम्पिडेंस का ऑपोजिट होता है एडमिटेंस। अगर ओमेगा एल 1/ωc से ज़्यादा होगा तो फाई पॉजिटिव होगा। ओमेगा एल 1/ωc से ज़्यादा मतलब वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी ऑल्सो। अगर वी एल वी सी से छोटा हो तो फाई नेगेटिव में होगा, बिकॉज अगर वी एल वी सी से छोटा है, अगर वी एल वी सी से छोटा है तो ये जो रिजल्टेंट ऊपर आ रहा था वो नीचे आ जाएगा, एंड इसका और वी आर का रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, तो योर एंगल विल बी नेगेटिव फाई। तो अगर वी सी ग्रेटर हो जाए वी एल से तो इन दोनों का रिजल्टेंट, वी एल और वी सी का रिजल्टेंट वी सी की तरफ आ जाएगा, बिकॉज वी सी इज़ ग्रेटर, तो इसीलिए फाई बिकम्स नेगेटिव। अगर दोनों इक्वल हो गए तो, अगर दोनों इक्वल हो गए तो फेज विल बी ज़ीरो, बिकॉज अगर वी एल और वी सी इक्वल हो गए, अगर वी एल और वी सी इक्वल हो गए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सर्किट में सिर्फ वी आर रहेगा। और सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस रहना मतलब सर्किट में फाई है ही नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज एक साथ चलते हैं, तो कोई वोल्टेज फेज का डिफरेंस नहीं होता, तो फाई ज़ीरो। इन अदर वर्ड LCR बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दैट इज इम्पिडेंस इज मिनिमम। तो जब फाई ज़ीरो तो इम्पिडेंस मिनिमम, और LCR एक रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस जैसा। अब आ गया रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है LCR सर्किट से करंट का मैक्सिमम आउटपुट लेना। तो इस सीरीज LCR सर्किट विच एडमिट्स मैक्सिमम करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये ओमेगा होगा। किसी एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे अगर LCR सर्किट जो मैक्सिमम करंट दे सकता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो दिस इज कॉल्ड ए रेजोनेंट सर्किट एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो हमें ऑलरेडी पता है आई का इक्वेशन दिस, यहाँ से अगर आई को मैक्सिमम करना है, आई को अगर मैक्सिमम बनाना है तो हमें इस नीचे वाले पार्ट को मिनिमम करना होगा। तो नीचे वाले पार्ट को मिनिमम करना है, यानी रेजिस्टेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं है, बट इन दोनों को इक्वेशन पे ओमेगा ओमेगा है, इसके पास भी ओमेगा है, इसके पास भी ओमेगा है, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, यानी ये तो टाइम के साथ डिपेंडेंट है। तो वी कैन मेक दीज टू, या ऐसे भी सोच सकते हो, टाइम भी छोड़ दो, अगर मैं सिर्फ ओमेगा पे फोकस करूँ, सो ओमेगा इज़ इन माई कंट्रोल, बिकॉज ओमेगा AC सोर्स के पास होता है। इस पे मैं ट्विकिंग कर सकता हूँ, मैं AC के वोल्टेज पे ट्विक कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो ओमेगा सिर्फ इन दोनों के पास है, तो इसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, इस चीज़ को, पूरी चीज़ को मिनिमम करने के लिए दिस होल थिंग को ज़ीरो बना देते हैं। इस पूरी चीज़ को ज़ीरो बनाना मतलब XL - XC इक्वल्स टू ज़ीरो, और XL - XC इक्वल्स टू ज़ीरो यानी XL इक्वल्स टू XC, यानी वन नहीं, यानी XL के जगह हम लिख सकते हैं, सॉरी XL - ये XC होगा, मेरे हैंड राइटिंग में गड़बड़ है, ये XL इक्वल्स टू XC होगा। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ωc, और एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट मान लो, कोई भी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा, ये आ गया इक्वेशन। तो यहाँ से आ रहा है, सिंस वी आर ट्राइंग टू मेक दिस मैक्सिमम, तो इस पूरी चीज़ को मिनिमम करना है, और सिर्फ ओमेगा मेरे कंट्रोल पे है, तो R को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इन दोनों को ज़ीरो कर लो, तो ये आ गया इक्वेशन। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हमें अकॉर्डिंग टू Z का फॉर्मूला R² इक्वल टू दिस माइनस दिस था। अब ये तो इक्वल है, यानी इन दोनों को माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, तो माइनस करोगे, ए से ये माइनस करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के इक्वल है, माइनस करोगे तो ज़ीरो, तो सिर्फ बचेगा R², मॉड का गया तो सिर्फ R, यानी एट रेजोनेंस तुम्हारे सर्किट पे सिर्फ रेजिस्टेंस बच रहा है, यानी ये जो सर्किट बना था हमारा, इस सर्किट पे एट रेजोनेंस
ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ये काम कर रहा है, तो सर्किट हैज़ बिकम प्योरली रेजिस्टिव। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता, यानी phi इक्वल्स टू 0। सो व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस LCR सर्किट द फॉलोइंग इज फाउंड टू होल्ड ट्रू। क्या क्या चीज़ है देखो, एट रेजोनेंस दिस इक्वल्स टू दिस and EMF are in phase with each other. So EMF and current are in phase because circuit अभी भी बोला हूँ मैंने, phase क्यों होगा, because phi equals to 0, because circuit अब बन चुका है रेजिस्टिव में phase का कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रूफ अभी किया था हम लोगों ने कि EMF एंड I दोनों के पास ही एंगल ओमेगा टी था। द इम्पिडेंस ऑफ द LCR सर्किट बिकम्स मिनिमम, हाँ वो तो अभी देखा है कि हमारा टारगेट ही था इसको मिनिमम करना, इम्पिडेंस को मिनिमम करना ताकि ये मैक्सिमम पे जा सके। बिकम्स मिनिमम एंड इक्वल टू आर, इम्पिडेंस इक्वल टू आर हो रहा है, हाँ इम्पिडेंस इक्वल टू आर हो रहा है, ये तो कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इम्पिडेंस बिकम्स इक्वल्स टू आर एंड द करंट इज मैक्सिमम। It is important to note that resonance phenomena exhibited by a circuit only if L and C are present। तो रेजोनेंस तब भी होगा जब सर्किट में L C दोनों होंगे, सिर्फ R लेके तो रेजोनेंस कर नहीं सकते। कंडीशन फॉर रेजोनेंस अभी अभी किया है, तो दिस इक्वल्स टू दिस होना ही चाहिए, वहाँ से साइड चेंज करके हमें मिल जाएगा ओमेगा नॉट, यहाँ गया तो ओमेगा नॉट स्क्वायर, L को यहाँ से यहाँ ले आओ, अब स्क्वायर यहाँ पे गया, देखो ओमेगा नॉट को यहाँ से वहाँ भेज दो तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और L को यहाँ से यहाँ भेज दो, फिर रूट उठा दो तो ये बन गया ओमेगा नॉट रूट ओवर L से। अब ओमेगा इक्वल्स टू हमें ऑलरेडी पता है, ओमेगा के जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई एफ को इधर भेज दो तो ये आ गया इक्वेशन। सॉरी अगर एफ निकालना है, एफ अगर निकालना है तो 2 पाई को इधर भेज दो, तो हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई इधर आ जाएगा तो एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं, ध्यान रखना डिफरेंस एग्जाम में पूछेगा तो, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आगे है शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है कि LCR का जो ग्राफ है वो कितना शार्प होगा। पहले LCR का ग्राफ समझ लो फिर आगे। अभी अभी हमें ये पता चला है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके सर्किट रेजोनेंस अचीव करता है। तो जस्ट अ सेकंड के लिए एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मान लो ये मेरा सर्किट है, और इसमें इसका रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ है वैल्यू, मान लो 3, ये 3, ये है 6। ये सर्किट अगर रेजोनेंस पे जाएगा तो इसके लिए मान लो मैंने ओमेगा चूज़ किया था 7। अब ओमेगा जब मैंने 7 चूज़ किया तब ये दोनों रेजोनेंस में चले गए, ठीक है। तो अगर जब ये दोनों रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे 7 डालने से पूरा सर्किट रेजोनेंस में जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 7 डालने पे जब मेरा ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 7 होगा तब मेरा सर्किट मुझे मैक्सिमम करंट देगा। अब 7 से पहले अगर 6 दूंगा तब भी रेजोनेंस नहीं है, अगर 7 के बाद 8 दूंगा तब भी रेजोनेंस नहीं है, बिकॉज रेजोनेंस सिर्फ 7 पे होता है। तो इसका मतलब करंट पहले कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ के 7 होगा, फिर धीरे धीरे घट जाएगा, बिकॉज सिर्फ 7 पे ही मुझे पीक मिलेगा। रेजोनेंस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है जहाँ पे दिस बिकम्स इक्वल्स टू दिस, हर फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा ये, ऐसा नहीं है कि 7 में होगा तो 8 में भी होगा, 9 में होगा, नो, इन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ओनली द सर्किट कम्स इन रेजोनेंस, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही सर्किट को रेजोनेंस पे ला सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो कैसे चूज़ करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मान लो मुझे इस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चूज़ करना है, इसका वैल्यू मुझे दिया गया था, मान लो तुम्हें क्या मान लो तुम 30, इसका वैल्यू गिवन है 3, इसका 300 है, इसका 3 है मान लो,
क्या वैल्यू कह रहा हूँ मैं, इसका इसका इंडक्टेंस L है 300, इसका कैपेसिटेंस है 3। अब मुझे इसी सर्किट का ओमेगा का वैल्यू चूज़ करना है ताकि ये सर्किट रेजोनेंस पे जा सके। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है मान लो 20। अब इस सर्किट को रेजोनेंस पे लेके जाना है। अब चूज़ करना है मुझे कि कौन सा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करूँ, इस AC इनपुट पे कौन सा फ्रीक्वेंसी लगाऊँ ताकि ये सर्किट मुझे मैक्सिमम करंट दे सके। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, 1/√L यानी 300 इंटू C यानी 3 यानी 1/√3 3 900 यानी 1/√30। तो अगर ओमेगा का वैल्यू 1/30 सेट कर देंगे हम, तो ये सर्किट अपने आप रेजोनेंस में चला जाएगा और मुझे ये सर्किट मैक्सिमम पॉसिबल करंट दे देगा। और इसका रेजिस्टेंस, इस पार्ट का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस, और इसके इक्वल होते ही सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी सबका मिला के जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसमें से बचेगा सिर्फ R², बिकॉज XL माइनस XC एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और ये कट जाएगा। तो सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिर्फ R बचेगा, यानी नेट रेजिस्टेंस सिर्फ R का मिलेगा। कब, जब वहाँ पे ओमेगा 1/30 लगाएंगे। क्या ये मुझे 1/29 पे मिल सकता है, नहीं। क्या ये 1/31 में मिल सकता है, नहीं, सिर्फ 1/30 पे। दैट इज़ वाई इसका ग्राफ इस शेप का आता है, ऐसे शेप का, जहाँ पे कम है फिर बढ़ के एक पीक देन डाउन। ये पीक है मेरा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और इस पीक का शेप कितना शार्प होगा वही होता है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, और इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है यहाँ पे, तो ये सीख सकते हो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस केस में करंट सबसे ज़्यादा है, इस केस में करंट थोड़ा और कम है, और इस केस में करंट एकदम कम है। तो क्योंकि करंट कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे करंट है तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे करंट एकदम मैक्सिमम है यानी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो R3 इज़ द स्मॉलेस्ट, उसके बाद R2 और सबसे ज़्यादा है R1, तभी उसका करंट सबसे कम है। बिकॉज करंट उतना जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इनवर्स रिलेशन अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स टू IR। तो I इक्वल्स टू V/R यानी करंट और R का इनवर्स रिलेशन। फिर आएगा पावर ऑफ एन AC सर्किट। पावर ऑफ एन AC सर्किट। अब देखो, हमें ऑलरेडी पता है E का EMF का इक्वेशन है E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t, और I का इक्वेशन है I0 sin ओमेगा t। बट यहाँ पे हमने प्लस फाई लिया है, क्यों? बिकॉज फाई कैन बी π/2 और -π/2। इससे हम जनरल इक्वेशन मान सकते हैं कि अगर मैं +π/2, अगर मैं यहाँ पे फाई की जगह 0 बिठा दूँ तो ये बन गया इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस। अगर मैं पाई की जगह +π/2 बिठा दूँ तो ये बन गया इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस। अगर मैं यहाँ पे π/2 की जगह -π/2 बिठा दूँ फाई की जगह, तो ये बन गया इक्वेशन फॉर इंडक्टेंस। तो इसीलिए हमने बनाया एक जनरल इक्वेशन जहाँ पे हम +φ मान रहे हैं, जहाँ पे फाई का वैल्यू कैन बी π/2 -π/2 और 0, कुछ भी हो सकता है। अब पावर पे आते हैं। पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, तो दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस, ऊपर वाले इक्वेशंस। एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, या ना देने से भी चलता। दिस इंटू दिस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लो, E0 I0 कॉमन आ गया, बाई 2 करते हैं, यहाँ पे एक 2 लेते हैं, एक ही बात है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, कट के वापस सेम होना है। तो हमने ईजी होने के लिए यहाँ पे एक 2 लगाया, वहाँ पे एक 2 लगाया। अब साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो साइन ओमेगा टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ट्वाइस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे इसको ए माना है और इस पूरे वैल्यू को बी माना है, तो ये हो गया ट्वाइस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो गया मेरा फॉर्मूला सेट। अब आगे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 लाया था हम लोगों ने। अब आगे जाओ, यहाँ से कटेगा ओमेगा टी कट गया, तो बचेगा -φ, और यहाँ से ओमेगा टी और ओमेगा टी ट्वाइस ओमेगा टी, तो ट्वाइस ओमेगा टी प्लस φ। अब एवरेज पावर ऑफ AC ओवर ए गिवन साइकिल इज गिवन बाय
अगर पूरे ओवर ए गिवन साइकिल इसको निकालोगे ना, तो क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है तो ओवर ए गिवन साइकिल इसका आंसर 0 आएगा। एक कंप्लीट साइकिल के लिए वहाँ पे ओमेगा टी जब निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 0। तो वो पार्ट तो ओमिट हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ कॉस माइनस फाइव। अब ये भी याद रख लो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस माइनस फाइव को हम सिर्फ कॉस फाइव लिख सकते हैं। तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल ये बन गया 0 एंड सिर्फ ये बचेगा। अब ये कैसे 0 बन रहा है वो समझना है तो तुम लोग RMS का प्रूफ देख फिर से चेक कर लो। RMS के प्रूफ में हमने यही पार्ट याद करके लिखा था कि हाँ इसको 0 मान के चलेंगे। तो RMS के प्रूफ में ये वाला पार्ट है, तो दिस पार्ट बिकम्स 0, बचेगा सिर्फ cos फाइव। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब E0/√2 यानी पीक बाई √2 इज़ द फॉर्मूला फॉर ERMS, I0/√2 इज़ द फॉर्मूला फॉर IRMS। तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया कि एवरेज पावर इक्वल्स टू ERMS IRMS cos फाइव, जहाँ पे cos फाइव है पावर फैक्टर। और अगर तुम्हें cos फाइव का वैल्यू निकालना है तो 1 सेकेंड के लिए अगर LCR के ग्राफ में आओगे तो cos फाइव मिल जाएगा। देखो अगर 1 सेकेंड के लिए LCR के ग्राफ में चेक करोगे तो व्हाट इज cos फाइव, कर्ली ब्लैक हेयर। cos फाइव यानी बेस में कौन है VR बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में कौन है E। cos फाइव इक्वल्स टू VR बाई E। याद रखना cos फाइव इक्वल्स टू VR बाई E। VR को लिख सकते हैं IR और E को लिख सकते हैं I इंटू जेड। आई कट गया यानी R बाई जेड। cos फाइव इक्वल्स टू R बाई जेड, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखो, इफ़ द सर्किट कॉन्टेन्स प्योर रेजिस्टेंस इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा तो उसको रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। वहाँ पे फाइव 0 होता है और फाइव 0 होगा तो cos फाइव का वैल्यू क्या होगा 1, बिकॉज cos 0 1 होता है। तो यानी सर्किट मैक्सिमम पावर डिसिपेट करेगा। ये तो दिख रहा है कि ये पावर मैक्सिमम cos फाइव का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। cos फाइव कैन बी -1 to +1 और इन दिस केस 0 to +1। तो मैक्सिमम कब देगा मुझे +1 पे, माइनस नहीं होगा बिकॉज माइनस पावर में माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता है ना। नेगेटिव पावर क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो पावर कैन बी 0 और +1, तो हम cos फाइव का वैल्यू 0 से +1 तक मानेंगे बिकॉज नेगेटिव cos फाइव इज टू सर्विंग नो पर्पस। नेगेटिव पावर क्या होता है, कुछ नहीं होता। इफ़ द सर्किट कंटेन्स ओनली L, सिर्फ L रहेगा तो सर्किट होगा इंडक्टिव। वहाँ पे फाइव का वैल्यू होता है π/2, तो cos फाइव इक्वल टू 0। 0 पावर की वैल्यू में इक्वेशन में बिठा दोगे, यहाँ पे 0 बिठाओगे तो ये होल इक्वेशन 0 बन जाएगा, यानी एन पावर कंजम्पशन इज मिनिमम। इफ़ द सर्किट कंटेन्स ओनली C, फाइव का वैल्यू -π/2। अब cos फाइव अगेन 0 बिकॉज cos -π/2 इक्वल्स टू cos π/2 इक्वल्स टू 0। तो अगर फिर से 0 बिठाओगे तो पावर अगेन 0 यानी मिनिमम। अब ये तो फॉर्मूला में मिल चुका है, tan फाइव का पहले ही मिल गया था। अब cos फाइव, अभी देखो मैंने कहा था तुम्हें cos फाइव इक्वल टू R बाई जेड। तो देखो R और ये है Z का फॉर्मूला, और ये हो गया P एवरेज का फॉर्मूला, जहाँ पे हमने cos फाइव की जगह उसका वैल्यू बिठा दिया। पहले हमने लिखा था ना cos P एवरेज इक्वल्स टू IRMS ERMS IRMS cos फाइव। अब cos फाइव की जगह उसका इक्वेशन लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं है, सेम थिंग। एंड अगेन डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, EV को हम RMS भी कह सकते हैं, IV को भी हम RMS कह सकते हैं, इट्स द सेम थिंग। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट, एट रेजोनेंस XL इक्वल्स टू XC और फाइव इक्वल्स टू 0, बिकॉज सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है सर्किट में, तो ये बिकम्स फाइव का एंगल मतलब फेज एंगल 0 हो जाता है, कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। देयरफॉर cos फाइव इक्वल्स टू 1 एंड P, अगर पावर का फॉर्मूला अगर I2Z है तो रेजोनेंस में सर्किट में XL XC तो कुछ बचा नहीं, तो रेजिस्टेंस बोलने पे सर्किट पे सिर्फ R बचता है, बिकॉज एट रेजोनेंस सर्किट में ना इसका रेजिस्टेंस बचता है ना इसका रेजिस्टेंस बचता है, ओनली दिस इज वर्किंग। तो इसका रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट थ्रू आर एट रेजोनेंस। एज एट रेजोनेंस सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, यानी सर्किट अपना मैक्सिमम पावर दे सकता है कब, एट रेजोनेंस। इसीलिए LCR पे रेजोनेंस इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेजोनेंस पे ही हम सर्किट से मैक्सिमम करंट ले सकते हैं।
अगला है वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट यहाँ पे देख लो। वाटलेस करंट के लिए हम वही LCR वाला ग्राफ फिर से चूज़ करेंगे। ध्यान से याद करना है LCR वाले ग्राफ को। LCR वाले ग्राफ में मैं यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ तो तुम लोगों को याद करने में ईजी होगा। दिस वॉज द LCR ग्राफ। यहाँ पे VR था, यहाँ पे नेट E था, यहाँ पे VL था, यहाँ पे VC था। उसी LCR ग्राफ को हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ E वाला पार्ट चाहिए। तो हमने LCR ग्राफ से सिर्फ E वाला पार्ट चूज़ कर लिया। तो दिस इज़ माई E, LCR का E, एंड दिस इज़ माई I, LCR का I। अब I को अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो LCR में ये वाला ग्राफ I था, तो I अगर यहाँ पे जाएगा तो I cos phi, और अगर I यहाँ पे I cos phi है तो I का दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे I sin phi। याद करो वेक्टर में तुम लोगों ने किया था A वेक्टर, वेक्टर को अगर यहाँ पे लाओगे तो ये cos phi, अगर ये phi होगा तो यहाँ पे जाएगा तो A sin phi, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और इन दोनों का परपेंडिकुलर होना मैंडेटरी है, cos phi और sin phi वैल्यू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया cos phi, तो दिस इज योर sin phi, और बीच में रहता है वेक्टर। वेक्टर हमेशा दो साइड के बीच में रहता है, तो यहाँ पे बीच में आ गया तुम्हारा I वेक्टर और इनके दो कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स का नाम V से रखा है, तो जैसा है वैसा लिख लो, या फिर तुम लोग बिना V के भी लिख सकते हो, इट डज नॉट मैटर। तो तुम्हारा यहाँ पे आ गया E, इन दोनों के बीच में एंगल है फाई, तो I यहाँ पे गया तो I cos phi, I यहाँ पे आया तो I sin phi। दिस इज जस्ट वेक्टर कंपोनेंट्स और कुछ नहीं। अब अगर हमें सिर्फ इस डंडे का पावर निकालना है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पावर निकालोगे तो पावर का फॉर्मूला था E I cos phi। E यहाँ पे है EV, E यहाँ पे है EV, I यहाँ पे है I cos phi, तो I यहाँ पे I cos phi, एंड I cos phi और EV के बीच में एंगल कितना है, कुछ भी नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। I cos phi भी यहाँ पे जा रहा है, EV भी यहाँ पे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल्स टू 1, तो ये बचेगा यहाँ पे। लेकिन हम इस डंडे के लिए निकालेंगे, इस करंट के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कौन सा होगा, वोल्टेज तो अभी भी EV है, बिकॉज वोल्टेज का हमने कोई कंपोनेंट नहीं लिया है, वो एक ही है EV। करंट कौन सा चूज़ कर रहे हैं इस बार, इसको, तो I को cos phi। अब करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, 90, और cos 90 इज़ 0, यानी इस करंट का पावर 0 आ रहा है। तो तुम्हारे पावर के इक्वेशन में ये वाला कंपोनेंट ऑफ करंट इज सर्विंग नो पर्पस, बिकॉज उसका पावर 0 है, तो इसको बोलेंगे वाट लेस। वाट मीन्स करंट, तो पावर, तो पावरलेस। ठीक है, तो कुछ काम नहीं थे, इट इज़ वेरी सिंपल, एंड दिस इज़ फ्रॉम द LCR ग्राफ। LCR का E, LCR का I वाला डंडा मैंने तो अभी दिखाया तुम्हें। तो I को यहाँ पे जाओगे तो फाई टचिंग है, I cos phi, यहाँ पे लेके जाओगे तो I sin phi। दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वेक्टर कॉन्सेप्ट। और याद रखना वेक्टर में cos phi वाला एंड sin phi वाला परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, और दोनों के बीच में से ये वेक्टर जाता है, तो ये आ गया मेरा बीच में से, और दोनों साइड में cos phi और sin phi, और इन दोनों के बीच में एंगल नहीं है कुछ भी, cos 0, और इसके बीच में एंगल है 90, तो यहाँ पे 90। और फॉर्मूला यहाँ पे पावर पे कौन सा यूज़ किया है, पावर इक्वल्स टू E I cos phi, जहाँ पे phi इज द एंगल बिटवीन E एंड I। तो ये हो गया वाटलेस कंपोनेंट। अगला जाएंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो देख लो ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, एक लेमिनेटेड कोर होता है जिसके एक साइड पे लगाते हैं हम प्राइमरी कॉयल, ये वाला हो गया हमारा प्राइमरी कॉयल, और दूसरे साइड में होता है हमारा सेकेंडरी कॉयल, और दूसरे साइड में आता है हमारा सेकेंडरी कॉयल। प्राइमरी में इनपुट हम देते हैं, और सेकेंडरी से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब इफ़ आई हैव तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ के आए म्यूचुअल इंडक्शन, जहाँ पे एक कॉयल के सामने अगर दूसरा कॉयल रख दो, इसमें से करंट पास होगा तो इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और ये फील्ड अगर दूसरे को टच करेगा तो इट विल ओपोज द फील्ड्स, और फील्ड ओपोज करने के चक्कर में इट क्रिएट्स करंट। वही करंट हमें आउटपुट में मिलता है। तो इनपुट का करंट हम देते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है,
उसके मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी ओपोज करता है एंड ओपोज करने के चक्कर में इट क्रिएट्स करंट जो हमें आउटपुट पे मिलता है। तो यहाँ पे मान लो प्राइमरी है, प्राइमरी में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्राइमरी में देयर आर 8 टर्न्स। ठीक है, प्राइमरी में 8 टर्न्स है। अब मैंने सेकेंडरी लगाया वहाँ पे, और सेकेंडरी पे मान लो 1 2 3 4 5, मान लो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 टर्न्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 टर्न्स है। तो अगर इन प्राइमरी में 8 हो और सेकेंडरी में सिर्फ 5 हो तो इट विल बी ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को डाउन कर देगा। अगर यहाँ पे तुम 2000 वोल्ट दोगे तो तुम्हें आउटपुट पे 200 वोल्ट मिलेगा। इट विल बी ए स्टेप डाउन। अगर इसका उल्टा कर दे तो, अगर इसका उल्टा करोगे, अभी मान लो हमने प्राइमरी के बढ़ा दिया, या प्राइमरी अभी भी सेम रखने दो, प्राइमरी को अभी भी 8 रहने दो, सेकेंडरी चेंज कर दो। तो मैंने नया ट्रांसफॉर्मर बनाया। अब सेकेंडरी में हमने क्या किया, इसमें मान लो मैंने दे दिया है 12 टन्स। अब ये बन गया है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब क्या होगा, अब अगर इस पे वोल्टेज दोगे तुम 2000 वोल्ट पहले जितना, अब ये इसको बढ़ा के करेगा 20,000 वोल्ट, बिकॉज अब ये स्टेप अप हो चुका है, बिकॉज प्राइमरी से सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा हैं। तो कंस्ट्रक्शन वही है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल वोंड ऑन ए कोर, कोर मतलब ये वाला लेमिनेटेड कोर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द टू कॉइल्स आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स कैच कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टर्न्स है और यहाँ पे सिर्फ 2 टर्न्स है। ऑब्वियसली दो टर्न वाला कम फ्लक्स पकड़ पाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम पकड़ पाएगा, ज़्यादा टर्न वाला ज़्यादा पकड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द टू कॉइल्स इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर phi p प्राइमरी का फ्लक्स है और phi s सेकेंडरी का फ्लक्स है तो हम कह सकते हैं phi s प्रोपोर्शनल टू ns सेकेंडरी का टर्न्स, phi p प्रोपोर्शनल टू np प्राइमरी का टर्न्स। यानी बेसिकली आई एम राइटिंग कि phi s प्रोपोर्शनल होगा सेकेंडरी के टर्न्स के और phi p प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी के टर्न्स पे। माने प्राइमरी का फ्लक्स प्राइमरी के टर्न्स पे डिपेंड करेगा, उसमें टर्न्स ज़्यादा हैं तो फ्लक्स ज़्यादा है, इसमें टर्न्स ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा टर्न्स रखोगे उतना इजीली कैच कर पाओगे। तो सेकेंडरी के लिए तो ये हो गया सेकेंडरी का क्वेश्चन, एंड दिस इज फॉर प्राइमरी। प्राइमरी के फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो तुम्हारे इस केस में प्राइमरी में 8 टर्न्स है, सेकेंडरी में 12 है, यानी सेकेंड प्राइमरी कम फ्लक्स कैच कर पाएगा कंपेयर टू सेकेंडरी जो ज़्यादा कैच कर पाएगा बिकॉज टर्न ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन से अगर एक से एक को डिवाइड कर दें, एक से एक को डिवाइड कर दे तो आई गेट phi s बाई ns phi p बाई np। यहाँ से phi p को उस साइड भेज दो। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन गया डी फाई एस बाई डी टी इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ ये पूरा चीज़। यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, वो तो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो उसको टाइम के साथ साथ थोड़ी नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगा। ट्रांसफॉर्मर एक बार बन चुका है तो टाइम के साथ साथ थोड़े नंबर ऑफ टर्न्स बदल सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तो वो बाहर आ गया, अंदर बचा डी फाई पी बाई डी टी। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ई पी इक्वल्स टू माइनस डी फाई पी बाई डी टी, ई एस इक्वल्स टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी। याद करो फैराडे में हमने पढ़ के आया हूँ चैप्टर 6 में, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ई पी के लिए होगा पी, ई एस के लिए होगा फाई एस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है डी फाई एस बाई डी टी, इसको हम माइनस ई एस लिख सकते हैं, डी फाई एस बाई डी टी को माइनस ई एस लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई माइनस ई एस एंड दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई माइनस ई पी। तो वही हम अगले स्टेप में रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस ई एस होगा, सॉरी माइनस ई एस माइनस ई पी, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल। अब एन एस बाई एन पी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सेकेंडरी के टर्न्स बाई प्राइमरी के टर्न्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये हो गया यहाँ तक प्रूफ पहला पार्ट, यानी यहाँ पे अगर बोलेगा वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का कैसा रिलेशन है इन ए ट्रांसफॉर्मर, तो हमें यहाँ तक लिखना है। अब आगे देखो
इफ़ वी एज्यूम कि यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर बहुत आइडियल है, इसमें किसी तरह का कोई पावर लॉस नहीं है, तो मेरा इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर। जो भी इनपुट में दूंगा वही आउटपुट में मिलना चाहिए। आउटपुट में कौन था? आउटपुट में था सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का करंट होगा आई एस, सेकेंडरी का वोल्टेज है ई एस, तो पावर क्या होगा? ई एस इंटू आई एस, ई एस इंटू आई एस आउटपुट। एंड इनपुट का करंट कौन था? इनपुट का करंट था आई पी, वोल्टेज था ई पी, तो इनपुट का पावर होगा ई पी इंटू आई पी। यहाँ से साइड चेंज करके ई एस का ऐसा रेशियो मिला, यानी वोल्टेज एंड करंट आर इन्वर्स रिलेटेड, ई पी आई पी उल्टा रिलेशन है। तो ये हो गया वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन इन ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप्स अभी भी डिस्कस किया है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है? सेकेंडरी में ज़्यादा मिलेगा, प्राइमरी में कम, बिकॉज वो स्टेप अप कर रहा है। और क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी का करंट कम होगा, बिकॉज करंट और वोल्टेज का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा, अगर वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा। और स्टेप डाउन में अगर वोल्टेज डाउन हो रहा है तो सेकेंडरी में कम मिलेगा, और सेकेंडरी में वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा। तो स्टेप डाउन में सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो रहा है, यानी वो 2000 से 200 पे आ रहा है, तो वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है। और इस केस में 2000 से 20,000 में जा रहा है, तो वोल्टेज इंक्रीजिंग, करंट डिक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन है कि हम ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड कोर क्यों यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों अलग अलग लेयर्स हैं बने हुए। दिस लेयर्स इज कॉल्ड लेमिनेटेड कोर। ये जो अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, इनके बीच में लेमिनेशन होता है। अब क्यों? ताकि हम एडी करंट क्रिएट करना बंद कर सकें। एडी करंट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट एडी करंट एक ऐसा करंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं और हीट जनरेट होता है। और हीट इज़ ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी, बिकॉज हीट का एनर्जी हमारे पॉकेट से खर्चा होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। अब ट्रांसफार्मर में किस तरह का लॉस हो सकता है? एक होता है फ्लक्स लॉस, जहाँ पे सारे मैग्नेटिक फील्ड्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा कॉयल है, एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड्स। दो फील्ड वेस्ट हो गए, दो फील्ड्स वेस्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स लॉस। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, हाँ, जो वाइंडिंग बना रहे हो तुम, यानी ये जो तुम कॉयल बना रहे हो ना, जिन मटेरियल से कॉयल बना रहे हो, इनका रेजिस्टेंस है, होता है, बिकॉज हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इनके रेजिस्टेंस की वजह से भी थोड़ा सा करंट वेस्ट होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। आयरन लॉस, यानी वो एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है गर्मी की वजह से। हमिंग लॉस, जो ट्रांसफार्मर एक साउंड क्रिएट करता है कंटिन्यूसली, हमिंग साउंड, उसके वजह से। और एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर यानी ई एस इंटू आई एस बाई इनपुट पावर ई पी आई पी। ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ होता है? पावर ट्रांसमिशन में, यानी तुम्हारे जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ग्रिड से पावर आ रहा है, उसमें यूज़ होता है ट्रांसफार्मर। तो देखो, ए लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे गुजरात से आसाम तक करंट आ रहा है, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप। जो जहाँ पे क्रिएट होता है करंट, जनरेटर जहाँ पे क्रिएट करता है, पहले उसके वोल्टेज को हम स्टेप अप करते हैं। इट इज़ देन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो पहले जनरेटर से करंट बनता है, फिर उस वोल्टेज को हम स्टेप अप करते हैं, फिर उस करंट को वायर से लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजते हैं। इन एरिया सबस्टेशंस, तुम्हारे एरिया के सबस्टेशन पे आता है, जहाँ पे कंज्यूमर के लिए भेजा जाता है। तो कंज्यूमर के लिए भेजने से पहले वोल्टेज को फिर से स्टेप डाउन किया जाता है। पहले वोल्टेज हुआ था स्टेप अप, यानी जनरेटर ने अगर 3000 वोल्ट क्रिएट किया है तो हमने उसको स्टेप अप करके 30,000 किया, फिर उसको लाइन से भेजा, फिर सबस्टेशन पे आके 30,000 को कम किया गया 220 पे, स्टेप डाउन किया गया ताकि हम यूज़ कर सकें। ऐसे यू कंज्यूमर हम यूज़ कर सकें, बिकॉज घर के अप्लायंसेस 220 पे चलते हैं, 30,000 पे नहीं। तो ये हो गया उसका स्टोरी। उसको फर्दर और सब वो किया जाता है, और स्टेप डाउन किया जाता है ताकि सेफ हो सके, 240, 230, 210, 20 यहाँ तक लेके आ सके। यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग मेटल्स. मेटल मेल्ट करने का जो फर्नेस होता है ना, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर इनको मेल्ट करके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होता है. एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन इजीली स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड डाउन, यानी वोल्टेज बढ़ा कमा सकते हैं जो डीसी के साथ नहीं कर सकते. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए डिस्टेंट प्लेस एट अ वेरी स्मॉल लॉस. और एसी वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत इजीली लेके जा सकते हैं, लॉस कम होता है, जबकि डीसी में लॉस बहुत ज़्यादा होता है. डिसएडवांटेज. एसी सप्लाई इज़ मोर फर्टाइल. एसी बहुत ही हानिकारक है, उसमें अगर झटका खाओगे तो जान जाने का चांस है, जबकि डीसी उतना फर्टाइल नहीं है. हमारे स्किन को डीसी उतना वो नहीं कर सकता, शॉक नहीं कर सकता. ठीक है, ह्यूमन बॉडी को डीसी उतना इफेक्ट नहीं कर सकता जितना एसी करता है. और एसी करंट कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. जो इलेक्ट्रोलाइसिस तुम लोग पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, उसमें एसी नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए सिर्फ डीसी ही काम करता है. तो अगर किसी को गोल्ड प्लेटिंग करना हो या गोल्ड प्लेटेड घड़ी बनाना हो, ऑर्नामेंट्स बनाना हो, तो उसे डीसी करंट चाहिए, एसी नहीं. बिकॉज एसी फ्लक्चुएटिंग है, उससे ऑर्नामेंट्स नहीं बना पाओगे. वो एक सेकंड के लिए एक ऑर्नामेंट पे गोल्ड डिपॉजिट करेगा, नेक्स्ट सेकंड पे नहीं करेगा, तो इट इज़ वर्थलेस. स्किन इफेक्ट इन एसी. स्किन इफेक्ट इन एसी ये होता है कि करंट फ्लोज ओनली इन द आउटर लेयर ऑफ द वायर. तो अगर एसी करंट को किसी वायर से भेजोगे ना, तो वायर के बीच में से पास नहीं होगा, सिर्फ उसके आउटर लेयर में जाएगा, सिर्फ आउटर लेयर में से पास होगा, बीच में से नहीं पास होगा. इस इफेक्ट को बोलते हैं स्किन इफेक्ट. देयरफॉर फॉर एसी सर्किट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल थिक वायर, ए थिन वायर्स आर टुगेदर. सिंगल थिक वायर, द वायर ऑफ ए नंबर ऑफ थिन वायर्स टुगेदर. ठीक है, द वायर इज मेड ऑफ लगा देना यहाँ पे. मतलब कि हम ये भी कर सकते हैं ना एसी के लिए, कि जाने के लिए एक मोटा सा कॉपर का वायर दे दे, पर उसमें लॉस होगा, बिकॉज एसी इसके बल्क में से पास होगा ही नहीं, सिर्फ इसके सरफेस में चला जाएगा, सिर्फ उसके सरफेस में से पास होगा. पूरा वायर वेस्ट जाएगा, उसमें से एसी जाएगा ही नहीं. इतने बड़े गैप में से एसी पास ही नहीं होगा, सिर्फ सरफेस में जाएगा. तो इससे बेटर है कि हम वायर ही जो लेना है वो थिन काफ़ी सारे वायर ले लें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन बिग वायर. इस तरह से थिन काफ़ी सारे वायर्स का एक मैश बना लें. उससे क्या होता है, उससे एसी सबके स्किन में से पास होना चाहता है. तो अगर सबके स्किन में से एसी पास होगा तो ज़्यादा एसी पास कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज एसी सबके स्किन में से पास होगा. तो जितना थिन होगा उतना हमारे लिए बेटर है. तो वो यहाँ पे बोला गया है. अब आगे आएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल. याद रखना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ होता है फॉर इंड्यूस्ड करंट ओनली, फॉर इंड्यूस्ड वोल्टेज ओनली, वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड करंट. जो तुम लोगों को राइट हैंड रूल सीखा है, सीखे हो वही है, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज़ फॉर इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट ओनली. बी एक्सट्रीमली केयरफुल, सिर्फ इंड्यूस्ड करंट पे काम करता है ये, नथिंग एल्स. तो ये हो गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल. बाकी सब सेम है. थम फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट थम फोर्स, थम फिंगर फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, बट इंड्यूस्ड करंट. आगे आएगा एसी जनरेटर. ठीक है, तो लास्ट आएगा एसी जनरेटर. एसी जनरेटर कैसा है? एसी जनरेटर इज ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जनरेटर से हम मैकेनिकल वर्क हम करते हैं, यानी इसको घुमाना वो हमारा काम है, और ये आउटपुट पे हमें करंट देता है. मोटर का पूरा ऑपोजिट है. मोटर में क्या होता है, मोटर में करंट हम देते हैं, मूवमेंट मोटर करता है, बट यहाँ पे मूवमेंट तुम कर रहे हो और करंट जनरेटर देगा, यानी उल्टा है. ठीक है, सो वी आर डूइंग द मूवमेंट, करंट इज द आउटपुट. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जब एक कॉयल को रोटेट करोगे अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे है और कॉयल इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, देखो डॉटेड लाइन पे, जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है.
अगर इसको रोटेट करोगे तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट, इसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ जनरेट होगा। तो उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इन एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एसी में जनरेटर में होता क्या क्या है, अच्छा एग्जाम में आएगा तो डायग्राम ये बना के आना, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम डायग्राम, ये नहीं चाहिए एग्जाम में, ये समझने की मतलब एक थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए। जनरेटर में क्या क्या होता है, आर्मेचर, आर्मेचर यानी ये वाला पार्ट, दिस मेटल का लूप इज कॉल्ड आर्मेचर। फील्ड मैग्नेट्स, दीज टू आर फील्ड मैग्नेट्स जो फील्ड क्रिएट करते हैं नॉर्थ से साउथ तक, दीज आर फील्ड मैग्नेट्स, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड मैग्नेट्स। फिर आता है स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स इनको बोलते हैं, इनका काम है कांटेक्ट बनाए रखना, ठीक है, ताकि वायर के साथ लूप जब घूमेगा तो ये कांटेक्ट ब्रेक ना हो। ये जो बल्ब के साथ कांटेक्ट वायर्स है ना यहाँ पे, ये लूप जब घूमेगा तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है, वो ब्रेक ना होने के लिए स्लिप रिंग्स। और स्लिप रिंग से इनका टच होता है ब्रशेस से, स्लिप रिंग से ये जो बल्ब, ये तो वायर जगह कनेक्ट हुआ है ना, ब्रश से कनेक्ट हुआ है, डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हुआ है स्लिप रिंग पे, ब्रशेस से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रश जैसा होता है, वो फिजिकली टच नहीं होता, तो इसके बाद ये यहाँ पे जो रिंग होता है दैट कैन ईजिली रोटेट, वो ब्रश सिर्फ उसको टच करके रखता है, और ब्रश कंडक्टिव होता है तो उसे करंट पास होता है। तुम्हारा टूथ ब्रश जैसा नहीं है, इट इज़ मेड ऑफ मेटल। अब एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो, तो n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। ए हो जाएगा एरिया ऑफ ईच टर्न, इस कॉइल का एरिया हो गया ए। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं वो हो गया बी। थीटा इज द एंगल द कॉइल मेक्स विद द फील्ड बी, ठीक है, थीटा इज द एंगल द कॉइल मेक्स विद बी, जो कॉइल और बी के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब सिर्फ बी नहीं, बी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द कॉइल बी विथ एरिया वेक्टर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द कॉइल रोटेट्स, कॉइल के रोटेशन का वेलोसिटी, कॉइल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी ओमेगा होगा, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट होता है, नॉट विथ वी। अब ये ऑलरेडी हमें पता है, फ्लक्स इक्वल्स टू NBA cos थीटा। अब थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, इन सर्कुलर मोशन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। ये ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं। अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी को करेंगे डी फाई बाई डी टी, डी टी टी ऑफ NBA cos थीटा। यहाँ पे NBA कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम के साथ साथ नहीं चेंज हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा बिकॉज मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। एरिया, कॉइल का एरिया भी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, तो इन सबको बाहर लेके आ जाओ। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एम एक्स इक्वल्स टू एम साइन एम एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस एम एक्स इक्वल्स टू माइनस एम साइन एम एक्स। तो डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी होगा माइनस एम यानी ओमेगा साइन ओमेगा टी, एम कॉस साइन एम एक्स। तो एम वाला पार्ट यानी दिस इज योर एक्स, टी तुम्हारा एक्स है तो ये तुम्हारा एक्स है, तो ये तुम्हारा एम है, तो एम बाहर आ गया ओमेगा, सामने माइनस साइन, डी डी टी ऑफ रेस्ट इज साइन ओमेगा टी, दिस फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, माइनस माइनस ऑफ दिस, माइनस फॉर्मूला का माइनस, और रेस्ट ये आ गया यहाँ पे, माइनस से प्लस दिस। अब यहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ ये वाला पार्ट हम ई नॉट मान ले, देन द इक्वेशन बिकम्स ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई अगर ये सामने वाला पार्ट ई नॉट मान ले तो ये इक्वेशन बिकम्स ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर बोथ साइड को हम आर से डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस से, तो ई बाई आर, ई नॉट बाई आर, ई बाई आर करंट देगा, ई नॉट बाई आर हमें पीक करंट देगा बिकॉज ये पीक वोल्टेज है, तो ये बन गया करंट का इक्वेशन। तो बेसिकली इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि तुम्हारा जो जनरेटर है
वो जो करंट क्रिएट कर रहा है या वोल्टेज क्रिएट कर रहा है वो दोनों AC वोल्टेज है और AC करंट है, बिकॉज दोज आर इक्वेशंस ऑफ AC वोल्टेज एंड AC करंट। तो ये प्रूफ हमने इसीलिए किया है ताकि हम ये दिखा सकें कि तुम्हारा जनरेटर AC क्रिएट कर रहा है, नॉट DC। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है, ध्यान से देखो, ये EMF का ग्राफ है, जूम करके दिखाता हूँ। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, समझ जाओगे। यहाँ से यहाँ पे N है, यहाँ पे S है। N से S पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं। देखो तुम्हारा कॉयल जो अभी पूरा वर्टिकल पोजीशन पे है ना, उसको थोड़ा 3D में देखोगे तो ऐसा लगेगा। ये आ गया तुम्हारा कॉयल इन टोटली वर्टिकल पोजीशन, और सारे मैग्नेटिक फील्ड्स इसके बीच में से ऐसे खाली जगह से पास हो रहे हैं, कॉयल को टच भी नहीं कर रहा है। पूरा मैग्नेटिक फील्ड कॉयल के एम्प्टी स्पेस से बस पास हो रहा है। अगर कॉयल को टच ही नहीं करेगा और मैग्नेटिक फील्ड खाली जगह से निकल जाएगा तो तुम्हें कुछ करंट नहीं मिलेगा, बिकॉज ओपोज ही क्यों करोगे तुम कोई मैग्नेटिक फील्ड कैच ही नहीं कर पा रहे हो। कोई मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे वायर को टच नहीं कर रहा है, सब बीच में से निकल रहे हैं। तो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड तुम पे टच ही नहीं करेगा तो तुम पे चेंज नहीं होगा, तो तुम ओपोज नहीं करोगे। ओपोज नहीं करोगे तो तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं बनाओगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। अब देखो, जब ये कॉयल पूरा फ्लैट हो गया, अब यहाँ पे आओ, जब कॉयल पूरा फ्लैट हो जाएगा ना, तब देखो हर मैग्नेटिक फील्ड कॉयल के इस डंडे को टच कर रहा है, फिर उसको भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, वहाँ भी टच कर रहा है, वहाँ भी टच कर रहा है, वहाँ भी टच कर रहा है। यानी जब फ्लैट हो गया तो पूरे कॉयल को टच करते हुए निकल रहा है। यानी जब मेरा कॉयल पूरा फ्लैट होकर बैटरी लेट चुका है, तब मैग्नेटिक फील्ड उसको पूरा टच करके जा रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड पूरा टच करके जाएगा तो तुम्हें पूरा फील्ड मिल रहा है। पूरा फील्ड मिलेगा तो तुम उसको अपोज भी पूरा करोगे, अपोज करोगे तो यू विल क्रिएट मैक्सिमम इंड्यूस करंट। तो इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है। फिर अगले पॉइंट पे ये फिर से ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिकॉज ये घूम रहा है ना, दिस इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग। तो पहले खरा, फिर फ्लैट, देन अगेन खरा। अगर फिर से खरा हो जाएगा तो सारे बीच में से निकल जाएंगे एम्प्टी स्पेस में से। तो फिर देखो मैग्नेटिक अपोज नहीं किया तो फील्ड अगेन 0। उसके बाद ये फिर से लेट गया, अब सब फील्ड्स इसको टच करके जा रहे हैं, अब ये फिर से अपोज करेगा, बट अब कॉयल पूरा घूम चुका है तो ये नेगेटिव में जाएगा। अगर ये वाला पार्ट समझना है तो इसका मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वीडियो से समझ लेना, एनिमेशन से, बिकॉज ये कॉयल बेसिकली पूरा घूम चुका है अब। ठीक है, मतलब जो पार्ट पहले ऊपर था वो नीचे आ चुका है। वीडियो देख के समझ में आएगा, बोलूँगा तो क्लियर नहीं होगा। ये यहाँ पे आ गया, बट फ्लैट है तो अपोज कर रहा है, जस्ट करंट का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइड में जा रहा है। अगेन ये खड़ा हो जाएगा, जब फिर से खड़ा हो जाएगा तो फील्ड बीच में से निकल जाएंगे तो अगेन 0। तो दिस इज AC जनरेटर का ग्राफ। एग्ज़ाम में ये ग्राफ पूछता है, ये प्रूफ पूछता है, एंड कभी कभी नहीं, प्रिंसिपल एंड दिस डायग्राम, दिस इज़ व्हाट दे कैन आस्क फ्रॉम AC जनरेटर। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। AC जनरेटर अगर तुम लोगों को समझना है तो ऑफलाइन क्लासेस में एक बार मैं फिर से बोल दूंगा विथ वीडियो।